माया सभा मूवी की शुरुआत होती है टूटे फूटे माया सभा नाम के एक पुराने से मूवी थिएटर से, जहां पर हम सबसे पहले मिलते हैं मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वासु सेन से, जिसे पूरे मूवी के अंदर वासु कहा गया है, तो हम इसे भी वासु ही कहेंगे। वासु को देखकर पता लगता है कि वो 15-16 साल का एक बच्चा है, लेकिन वो अपने उम्र के दूसरे बच्चों से काफी अलग होता है, क्योंकि वासु की पूरी दुनिया उस मूवी थिएटर के अंदर ही बसी हुई होती है और वो पूरे थिएटर के अंदर फटे हुए कपड़े पहनता है, प्लास्टिक की पन्नियां अपने शरीर पर लपेटता है और पूरे मूवी के अंदर वो हेलमेट भी हमें पहनता हुआ दिखाई देता है। वो ऐसा क्यों करता है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। ये थिएटर ही वासु का पूरी दुनिया बन चुकी है। वो इसी के अंदर खाता है, नहाता है, धोता है, पीता है और यहीं पर सोता भी है। और वासु कभी कभी मूवी थिएटर से बाहर निकल कर पूरी दुनिया को देखता भी है, नए नए चीजें देखता है और खास करके किसी भी जिम के अंदर चले जाता है, क्योंकि जिम के अंदर का फर्स्ट डे ट्रेनिंग होता है जो कि फ्री में होता है। तो वासु एक दिन ऐसे ही बाहर आता है और एक जिम के अंदर फर्स्ट डे जाता है जो कि ट्रेनिंग फ्री होती है, इसलिए वो अपने फर्स्ट डे पर ही जिम के अंदर जाकर काफी हैवी वेट उठाने लगता है। तो वहीं पर एक जिम में खड़ा हुआ आदमी उसे उतना हैवी वेट उठाने से मना करता है, और वो आदमी और कोई नहीं, मूवी का सेकंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर राव राणा होता है, जो पास की एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी का काम करता है और उसकी भी लाइफ काफी सिंपल होती है। वो भी एक छोटे से घर के अंदर अपने बहन के साथ रह रहा होता है। यहाँ पर राव राणा वासु के साथ जिम कर रहा होता है और जैसे ही वो बेंच प्रेस मारने की तैयारी करता है, वैसे ही वासु राव राणा की पैंट खींच देता है और उसके मजे लेने लगता है। इसी के साथ वासु राव राणा के साथ काफी बदतमीजी करता है और उसके साथ झगड़ा भी करने लगता है। राव राणा को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वासु की पूरी जिंदगी उस पुराने से खंडर जैसे माया सभा नाम के मूवी थिएटर में बीती हुई होती है। इसलिए वो कभी कभी ही लोगों के बीच में आता है और इस तरह की हरकत अच्छी है या बुरी उसे कुछ भी समझ नहीं होती है। इसलिए राव राणा को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या कर रहा है ये। लेकिन राव राणा वासु की इस हरकत पर उसे मारने के बजाय उसको समझ कर लेता है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता है और अपने बहन से भी मिलवाता है। राव राणा यहाँ पर वासु को अपने फैमिली से मिलाता है, जिसके अंदर जीनत नाम की उसकी छोटी बहन होती है, और यहाँ पर कुछ बातचीत और खाना पीना खाने के बाद वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब इसी तरह वासु कई बार अपने पुराने से खंडर जैसे सिनेमा घर से निकलकर राव राणा और उसकी बहन से काफी मिलने जुलने लगता है और उनके साथ अपना वक्त बिताने लगता है। तो एक दिन ऐसे ही वासु ने कहता है कि मैं तुम्हारे घर काफी बार आ चुका हूँ, पर तुम्हें भी मेरे घर एक बार जरूर आना होगा। इसके ऊपर राव राणा कहता है कि बिल्कुल, क्यों नहीं, हम भी कल तुम्हारे घर आ जाएंगे। और उसके बाद अगले दिन जब वासु राव राणा और उसको बहन को लेकर अपने घर यानी माया सभा जाता है, तब वो दोनों भी चौंक जाते हैं कि कोई भी बंदा मूवी थिएटर में कैसे रह सकता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं तब वासु राव राणा को बताता है कि उसका पूरा बचपन यहीं पर बीता हुआ है, और वो राव राणा को ये भी बताता है कि वो यहाँ पर अकेला नहीं रहता है, वो यहाँ पर अपने पिता के साथ रहता है, जिसका नाम होता है परमेश्वर खन्ना। परमेश्वर खन्ना का नाम सुनते ही राव राणा शौक हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर खन्ना आज से 20-30 साल पहले काफी बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर था और वो उसका फादर है। ये सुनकर वो शौक हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोड्यूसर जिसके चर्चे पूरी दुनिया के अंदर थे, वो इस हालत में अपने बेटे के साथ इस भंगार से थिएटर में कैसे रह रहा है। क्योंकि परमेश्वर खन्ना जो बहुत बड़े और रिच प्रोड्यूसर थे, वो अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो चुके थे और उनके गायब होने को लेकर अलग अलग थ्योरीज बन रही थी। यहाँ पर वासु राव राणा को माया सभा के अंदर यानी अपने घर के अंदर लाने के बाद एक्सपेंसिव चीजें दिखाने लगता है, जैसे झूमर और उसके पिताजी की रोल्स रॉयस गाड़ी। ये देखकर राव राणा चौक हो जाता है, क्योंकि सभी को पता है कि रोल्स रॉयस और महंगे महंगे चीजों की जो कीमत है मार्केट में काफी ज्यादा है, लेकिन वो यहाँ पर माया सभा नाम के इस थिएटर में भंगार के माफिक पड़ी हुई होती है। तभी वासु राव राणा को कहता है कि उसकी एक इच्छा है कि वो अपने पिताजी की रोल्स रॉयस को सुधारे और उससे पूरी दुनिया घूमे यानी वर्ल्ड टूर करे। यही सब बातें बताते बताते वासु राव राणा को ये भी बताता है कि उसके पिताजी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, साथ ही वो काफी ज्यादा रिच
रिच भी थे, इसलिए उन्होंने इसी सिनेमा घर यानी माया सभा के अंदर 40 किलो का गोल्ड बनाकर कहीं छुपा कर रखा है। लेकिन वो अपने बढ़ते प्रेशर और किसी कारणों की वजह से ये भूल चुके हैं कि उन्होंने उस गोल्ड को कहां पर छुपा कर रखा है। 40 किलो गोल्ड की बात सुनकर राव राणा की भी आंखें चमक उठती है और उसके भी मन में कहीं ना कहीं सोने को लेकर लालच जाग जाता है। ये सब बातें सुनने के बाद राव राणा वासु से कहता है कि उसे वॉशरूम आई है। तब वासु कहता है उसे जाओ, वॉशरूम यहीं पर है। वो वॉशरूम में जैसे ही जाता है, पीछे से एंट्री होती है परमेश्वर खन्ना की, जिसका रोल मूवी के अंदर जावेद जाफरी सर ने प्ले किया है। वो जैसे ही अपने घर के अंदर किसी गैर को देखता है, वो वैसे ही उसके सर पर यानी राव राणा के सर पर डंडा मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। राव राणा की गिरने की और चीख की आवाज सुनकर वासु वहां पर आ जाता है और वो अपने पिताजी यानी परमेश्वर खन्ना से कहता है कि राव राणा उसका दोस्त है। ये बात सुनने के बाद परमेश्वर खन्ना कहते हैं कि ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था। और यहाँ पर तुम नोटिस करोगे यानी परमेश्वर खन्ना के लुक और बिहेवियर को जो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, क्योंकि जो उनके पास्ट में उनके साथ जो हरकतें हुई थी, इसके वजह से उनका मेंटली डिस्टर्ब पूरी तरह से बिगड़ चुका है और वो कभी कभी साइको जैसा बिहेव करने लगते हैं। कभी अचानक से खुश हो जाते हैं तो कभी अचानक से गुस्सा भी होने लगते हैं। वो पूरे मूवी के अंदर अपने पास्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है, इसलिए वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो चुका होता है और खास करके उसे मच्छरों की आवाज से काफी ज्यादा इरिटेशन होती है, इसलिए वो अपने हाथ में मच्छर मारने की मशीन लेकर ही घूमता है और उससे निकलने वाले धुएं से बचने के लिए हमेशा अपने फेस पर एक मास्क लगाया रखता है। लेकिन इन सब बातों के बीच में वासु ये नोटिस करता है कि उसके पिताजी यानी परमेश्वर खन्ना उसके दोस्तों को घर लाने से कोई भी दिक्कत या कोई भी उसे कुछ भी एक वर्ड भी नहीं कहता है। तो वासु ये समझ जाता है कि वो अगले बार से भी अपने नए नए दोस्तों को भी घर ला सकता है। फिर इसके बाद वासु राव राणा और उसके बहन को पार्टी करने के लिए अपने घर बुलाता है, जिसके अंदर वो कहता है कि हम सब मिलकर मेरे घर पर यानी माया सभा में एक पार्टी करेंगे। और माया सभा का पार्टी करने का नाम सुनकर राव राणा भी मान जाता है, क्योंकि वो अपने 40 किलो गोल्ड की बात अपने बहन के साथ शेयर कर चुका होता है और उसकी बहन 1.5 खोपड़ी की होती है यानी कि ओवर स्मार्ट। वो वासु को पार्टी के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों के लिए अब वासु के दोस्ती से बढ़कर वो 40 किलो गोल्ड का पता लगाना था। लेकिन वासु जो एक छोटा बच्चा है और इन सब चीजों से अनजान है, इसलिए उसे लगता है कि वो दोनों उसके दोस्त बनकर आए हैं, इसलिए वो उनके सामने अच्छा दिखने के लिए अच्छे से कपड़े पहनता है और उनके लिए अच्छी डिशेस भी बनाने लगता है और उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट कर सभी चीजें साफ सुथरी कर उन्हें अपने पार्टी में शामिल कराता है। लेकिन तभी उन 3 लोगों के पार्टी में एंट्री होती है चौथे इंसान की यानी परमेश्वर खन्ना की, जो पूरी तरह से नहा धोकर सूट बूट में वहां पर आ जाता है। परमेश्वर खन्ना को वहां पर देखकर जीनत और राव राणा उससे मिलकर हाय हेलो करने लगते हैं। लेकिन वहीं पर वासु अपने पिताजी को इस रूप में देखकर काफी चौंक जाता है, क्योंकि इसके पहले उसने कभी भी उसके पिता को नहा धोकर सूट बूट में रेडी होते हुए कभी नहीं देखा था। परमेश्वर खन्ना वहां पर पार्टी ज्वाइन करता है और उनके साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच करने लगता है और साथ ही वो जीनत और राव राणा को उनके बारे में पूछता है, जो राव राणा और जीनत बता भी देते हैं। साथ ही कहते हैं कि हम परमेश्वर खन्ना को भी जानते हैं, क्योंकि वो आज से 20-30 साल पहले काफी बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर था, जो काफी रिच हुआ करता था, जिसकी बनाई हुई फिल्में काफी चलती ही नहीं थी बल्कि करोड़ों में कलेक्शन करती भी थी। तो उन्हें अब ये जानना है कि उतने बड़े प्रोड्यूसर की ऐसी हालत कैसे हो गई। तब परमेश्वर खन्ना बताता है कि वो आज से 20-30 साल पहले काफी बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर के साथ साथ काफी रिच प्रोड्यूसर भी था, इसलिए उसको काफी महंगे और नवे चीजों का भी शौक हुआ करता था। और वो बताता है कि उसकी जिंदगी में लड़कियों की भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक फिल्म की हीरोइनी जिसका नाम जयमाला था, वो उसे काफी पसंद करता था और साथ ही उसे काफी ज्यादा मूवीज में काम भी दिया था। तो एक दिन वो जयमाला को शादी के लिए प्रपोज करता है और जयमाला उसे प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करती है और बाद में इन दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी जयमाला ने परमेश्वर खन्ना से कहा कि वो भी मूवी करना चाहती है, लेकिन इतने बड़े प्रोड्यूसर के साथ शादी करने के बाद भी जयमाला का मूवी करने का भूत नहीं उतरा था और वो मूवी भी करना चाहती थी उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ। और परमेश्वर खन्ना डायरेक्ट उसे मूवी करने के लिए मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मूवी बना लो। उसके लिए उन्होंने 3 मूवी साइन की और ये सोचा कि इस मूवी की स्टोरी एक्शन काफी बेकार सा लिखेंगे, जिसे ऑडियंस पसंद नहीं करेंगे और ये तीनों की तीनों मूवी फ्लॉप हो जाएगी और उसके बाद वो जयमाला के सिर से मूवी करने का भूत पूरी तरह से उतार देंगे। लेकिन जहाँ पर मुझे
लगा कि ये तीनों मूवी फ्लॉप होंगी, पागल ऑडियंस ने इन तीनों मूवी को इतना तगड़ा रिस्पांस दिया कि ये तीनों की तीनों मूवी सुपरहिट हो गई और साथ ही जयमाला और सोहरा तिवारी का नाम पूरे दुनिया भर में मशहूर हो गया और उन दोनों की नजदीकियां भी काफी बढ़ने लग गई थी। इसलिए जयमाला ने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया था और उन दोनों ने पूरी दुनिया में मिलकर ये तक कहना शुरू कर दिया कि परमेश्वर खन्ना नामर्द है, इसलिए वो इसे छोड़ रही है और आगे चलकर उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। लेकिन मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि मैं जयमाला से काफी ज्यादा प्यार करता था। उसने मुझसे प्यार ना कर सिर्फ मेरे नाम और रेपुटेशन का फायदा उठाकर जैसे ही ऊंचाई की मंजिल पर पहुंची तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ने के साथ साथ मेरे रेपुटेशन को भी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और रिपोर्टर भी मुझसे आए दिन सवाल करने लगे जो मुझसे बर्दाश्त हो नहीं सका। और जयमाला इतने पर ही रुकी नहीं, वो आगे चलकर एक बार मेरे पास आई और रो धोकर इमोशनल बनने का नाटक मेरे सामने किया और मेरे बीमार होने का फायदा उठाकर कुछ ब्लाइंड डॉक्यूमेंट पर मेरे सिग्नेचर ले लिए और मेरी प्रॉपर्टी भी मुझसे छीन ली। लेकिन जैसे ही आगे चलकर जयमाला और सोहरा अलग हो गए तब उनका एक बच्चा हो चुका था जिसका नाम था वासु, जो आगे चलकर उन दोनों के बीच में झंझट बनने लगा और उन दोनों ने इस बच्चे को छोड़ दिया। तब ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार इस बच्चे का होगा क्या। तब मैंने आगे जाकर कहा कि इस बच्चे को मैं पालूंगा, पाल पोस कर बड़ा करूंगा और इसे अपना नाम दूंगा और आप वासु मेरा बेटा है। यहाँ पर परमेश्वर खन्ना राव राणा और जीनत से कहता है कि वो वासु से काफी बेहिंतहा मोहब्बत भी करता है, लेकिन सौरभ तवारिया का बेटा होने की वजह से उससे नफरत भी करता है। और यहाँ पर परमेश्वर खन्ना कहता है कि जो सौरभ तवारिया पूरी दुनिया भर में माचो हीरो बना घूमता है वो रियल लाइफ में एक गे था, उसे मर्दों के साथ सोना पसंद था और उसने उसका सारा इल्जाम मेरे मत्थे गड़ दिया था। और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि परमेश्वर खन्ना सौरभ तवारिया का नाम सुनकर एकदम से चिढ़ जाता है और अपने बेटे वासु को काफी बुरी तरह से मारने को लगता है। और वासु को मार खाता देख राव राणा आगे आता है और वासु को वहां से दूर कर देता है। तब वासु राव राणा को कहता है कि ये तो रोज का है, मेरे पिताजी मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें सौरभ तवारिया की याद आती है वैसे ही वो मुझे मारने लगते हैं और मुझसे दूर भगाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनका गुस्सा कम हो जाता है वो मुझसे बहुत प्यार भी करने लगते हैं। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद जीनत के दिमाग खटकने लगता है क्योंकि जीनत 1.5 खोपड़ी की यानी कि 1.5 शानी लड़की होती है। अब वो सोचती है कि अब वो इस थिएटर में से 40 किलो गोल्ड लेकर ही जाएगी। और जीनत यहाँ पर सोचती है कि परमेश्वर खन्ना जो एक साइको इंसान है उसे यही नहीं पता कि उसने सोना कहाँ पर छुपाया है, उसे बेवकूफ बनाना काफी आसान है। और वासु तो एक छोटा बच्चा है, उसे तो बेवकूफ तो यूं ही बनाया जा सकता है। तब वो अपने भाई राव राणा के साथ मिलकर ये प्लान करती है कि वो यहाँ पर 40 किलो गोल्ड ढूंढेंगे और उसे लेकर चले जाएंगे। तब जीनत अपना प्लान शुरू करती है, वो वासु के पास जाती है और उसे कहती है कि परमेश्वर खन्ना यानी उसका पिता काफी गुस्से में है और वो वासु को ही ढूंढ रहा है। तब जीनत वासु को कहती है कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ और शाम होने के बाद कहाँ पर घूमो फिरो और शाम होने के बाद वापिस आ जाओ, तब तक तुम्हारे पिता का गुस्सा शांत हो जाएगा। और वासु को अपने पिता की हरकतें पता थी, इसलिए वो उसे ये आइडिया काफी बढ़िया लगता है और वो बाहर घूमने के लिए चला जाता है। और वासु के बाहर जाने के बाद जीनत अब ये सोचती है कि किसी भी तरह यानी साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से वो परमेश्वर खन्ना के मुंह से 40 किलो गोल्ड का पता लगा ही लेगी। वो सबसे पहले परमेश्वर खन्ना को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन परमेश्वर खन्ना इन सब चीजों से काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, इसलिए वो इस चीज को आइडिया को ड्रॉप कर देती है। और इसके बाद जीनत और उसका भाई राव राणा मिलकर परमेश्वर खन्ना के सामने इमोशनल होने का ड्रामा करने लगते हैं और परमेश्वर खन्ना ने पास्ट में जो कुछ भी किया उस सब की तारीफ करने लगते हैं। और साथ ही ये कहते हैं कि तुमने उस बच्चे को पाल कर काफी बढ़िया काम किया, अगर कोई और होता तो उस बच्चे को कचरे के डिब्बे में फेंक चुका होता। लेकिन परमेश्वर खन्ना इन दोनों को देखकर ये समझ जाता है कि ये दोनों अब इसके सामने इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर खन्ना इनकी बातों को समझ जाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों काफी लालची इंसान हो और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए आए हो और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। तब परमेश्वर खन्ना उनसे कहता है कि मुझे उस सोने से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो सोना तुम्हें मिलता है तो तुम उसे खुशी खुशी अपने साथ ले जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि इन 20-30 सालों में सीबीआई, पुलिस, चोर, डकैत, गुंडे काफी बड़े बड़े लोग आए, लेकिन वो कभी सोने का पता नहीं लगा पाए और मुझे सोने से बिल्कुल भी प्यार नहीं है और इस सोने के ऊपर मैं रोज हकता हूँ। इतना कहकर परमेश्वर खन्ना वहां से चला जाता है। परमेश्वर खन्ना की इन बातों को सुनकर जीनत सोचने लगती
देखती है कि सोना अक्सर कहाँ हो सकता है और राव राणा कहता है जीनत को कि इतने बड़े बड़े लोग ढूंढ नहीं पाए तो हम किस खेत के मूली है जो इसे ढूंढ पाएंगे। तब जीनत कहती है कि काफी बड़े लोग आए होंगे लेकिन किसी ने दिमाग से नहीं सोचा होगा, जब ये इतना गहरा है तो सोना हम सबके सामने ही रखा है, बस हमें उसे पहचानना होगा। तब राव राणा भी जीनत की बात को मान लेता है और वो सोने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे थिएटर में ढूंढने के बाद भी उन्हें सोना कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी जीनत को ये याद आता है कि परमेश्वर खन्ना का जो कबूट है वो सोने का बना हुआ लग रहा है। उसे शक होता है कि कहीं वो कबूट सोने का तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खन्ना ने एक बार कहा भी था कि वो सोने पर हकता है। तब वो अपने मन में सवाल लेकर वो उसे कंफर्म करने के लिए परमेश्वर खन्ना के पास जाती है और उससे कहती है कि हमने सोना ढूंढ लिया, ताकि उसके फेस के रिएक्शन से वो पता लगा सके। लेकिन परमेश्वर खन्ना भी तभी हंसकर कह देता है कि मिल गया है तो लेकर चले जाओ। तभी जीनत यहाँ पर एक और दाव खेलती है और परमेश्वर खन्ना से कहती है कि वो सोना ना ही लेकर जाएगी और ना ही पता बताएगी, वो पता सिर्फ वासु को बताएगी। परमेश्वर खन्ना को जीनत कहती है कि सोना ढूंढने के लिए उन्हें वासु ने कहा था कि अगर तुम सोना ढूंढ लोगे तो मैं 30% हिस्सेदारी तुम्हें सोनू में से दूंगा। लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि वासु ने कभी सोने के बारे में ऐसा कहा ही नहीं था। उसने कहा था कि बस वो अपने पिताजी की रोल्स रॉयस को बनाकर पूरे दुनिया का वर्ल्ड टूर करना चाहता है। और ये बात सुनने के बाद भी परमेश्वर खन्ना हंसकर कहता है कि जाओ बता दो और लेकर चले जाओ। तब जीनत अपना आखिरी दाव फेंकती है और परमेश्वर खन्ना से कहती है कि मैंने सच में सोने को ढूंढ लिया है, क्योंकि तुम हर बार कहते थे कि जाओ मैं सोने पर हकता हूँ, तो मैंने इस बात को फिगर आउट कर लिया है और मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा जो कबूट है वो सोने का है। इस बात को सुनकर परमेश्वर खन्ना का जो रिएक्शन है वो सडनली चेंज हो जाता है। जीनत परमेश्वर खन्ना के रिएक्शन को देखती है और वहाँ से चुपचाप अपने भाई राव राणा के पास चली जाती है। और थोड़ी देर बाद परमेश्वर खन्ना भी उन दोनों के पास जाता है और कहता है कि आज तक काफी बड़े बड़े लोग आए और मैंने उनसे भी यही सेम बात कही थी कि सोना सबके सामने है, लेकिन उन्होंने कभी मेरी इस बात को नोटिस नहीं किया। लेकिन तुम दोनों के दिमाग की दाद देता हो कि तुमने सोना एक दिन के अंदर ही ढूंढ लिया। और लास्ट में वो कहता है कि तुम्हें सोना मिल गया है तो तुम लेकर चले जाओ, मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन यहाँ पर वो जीनत और राव राणा के सामने दो शर्तें रखता है कि पहला, वो सोना तुम्हें मिला है तो तुम लेकर चले जाओ, और दूसरी ये है कि तुम्हें वासु को ये कहना होगा कि सोना तुम्हें मिला ही नहीं और ये तुम्हें पूरी जिंदगी परमेश्वर राणा की सेवा ही करनी होगी, उसके साथ ही रहना होगा। और दोनों पहले से यही चाहते थे और वो दोनों परमेश्वर राणा की इस बात को मान लेते हैं। तब परमेश्वर राणा उन्हें अपने कबूट की तरफ लेकर जाता है और उन्हें कहता है कि ये कबूट तुम ले जा सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर राव राणा से गलती हो जाती है और जैसे ही वो कबूट को देखता है तो ये कहता है कि अच्छा ये कबूट ही सोने का था, यानी कि पूरा सोना यहीं पर था। तो राव राणा की ये बात सुनकर परमेश्वर खन्ना को ये समझ आ जाता है कि उन्होंने कभी सोने को ढूंढा ही नहीं था, अगर ढूंढा भी था तो वो श्योर नहीं थे। इन दोनों की बात सुनकर उसे समझ आ जाता है कि उन दोनों ने इसके साथ साइकोलॉजिकल गेम खेला है और इन दोनों की इस बात से वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और उन दोनों को मारने लगता है। लेकिन वो दो होने की वजह से परमेश्वर खन्ना उनसे लड़ नहीं पाता। तभी एक जन उसके सिर में बोतल फोड़ता है और परमेश्वर खन्ना वहीं बेहोश हो जाता है। वो दोनों परमेश्वर खन्ना को एक बंद कमरे में ले जाकर पटक देते हैं, जहाँ पर जीनत ने पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी होती है। उन्हें पता है कि परमेश्वर खन्ना को मच्छर की आवाज से काफी ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए वो जीनत अपने फोन के अंदर मच्छर की आवाज ओपन कर उसी के साइड में छुपा कर रख देती है और वहां पर से उसका मास्क ले आती है, लेकिन मच्छर मारने की मशीन वहीं पर रखती है। उसे लगता है कि कमरा पूरी तरह से बंद है। जैसे ही उसे मच्छर की यानी परमेश्वर खन्ना को मच्छर की आवाज आएगी वो मशीन ऑन करेगा और धुएं से मच्छर के साथ साथ वो भी मर जाएगा। और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा कि धुएं की वजह से मौत हुई है, तो इन पर कोई भी इंक्वायरी नहीं बैठेगी। और इतना सब करने के बाद वो दोनों कबूट को उखाड़ कर अपने गाड़ी में रखकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जीनत वहां पर वापस आकर अपने पूरे फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट मिटाने लगती है। इसी के साथ वो कमरे के बाहर आकर चेक करती है कि वहां पर परमेश्वर खन्ना ने खुद को अब तक मारा है या नहीं मारा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर खन्ना मच्छरों की आवाज सुनकर मशीन को ऑन करने वाला होता है तभी जीनत के फोन पर किसी का कॉल आ जाता है। तभी परमेश्वर खन्ना समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। तब परमेश्वर खन्ना जीनत से कहता है कि मुझे पता है कि तू चाहती है कि मैं मशीन ऑन करूं और धुएं से खुद भी मर जाऊं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं अभी कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आऊंगा और तुझे जान से मार दूंगा। इतना कहकर वो अपने बाजू में पड़ी एक लोहे की रॉड उठाकर दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। लेकिन जीनत यहाँ पर घबराती भी है, लेकिन सबसे तगड़ा और सबसे आखिरी दाव अपना परमेश्वर खन्ना पर फेंकती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। तब उसके मुंह से ये बात सुनकर परमेश्वर खन्ना शांत हो जाता है और अपनी स्टोरी जीनत के मुंह से सुनने लगता है। तब जीनत उसे
बताती है कि तुमने जो भी स्टोरी मुझे बताई है, मुझे पता है कि वो पूरी तरह से झूठ है। तुमने कहा कि जयमाला और सौरभ तवारिया एक दूसरे के पास आने की वजह से उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि तुम गे हो बोलकर, लेकिन ये असल में सच है कि तुम नामर्द हो। तुम्हें रियल लाइफ में कभी जयमाला से प्यार ही नहीं था, बस तुम पब्लिकली ये दिखाना चाहते थे कि तुम मर्द हो, इसलिए तुमने जयमाला से शादी की थी। तुम्हें असल जिंदगी में सौरभ तवारिया पसंद था, जिसके साथ सोना तुम्हें अक्सर पसंद था, इसलिए तुमने जयमाला की जिंदगी बर्बाद की। लेकिन जैसे आगे चलकर जयमाला और सौरभ तवारिया नजदीकियां बढ़ने लगी, उसी तरह उन दोनों ने तुमसे दूरियां बढ़ा ली, इसलिए तुम पागल हो गए थे। जीनत के मुंह से अपने पास्ट की रियल स्टोरी सुनने के बाद परमेश्वर खन्ना एकदम से शॉक हो जाता है और चुप हो जाता है। ये सब स्टोरी सुनने के बाद परमेश्वर खन्ना के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने जो स्टोरी को 20-30 सालों से पूरी दुनिया के कहानी के नीचे छुपा कर रखा था, वो जीनत ने सबके सामने ला ली थी। इतना सुनने के बाद परमेश्वर खन्ना दंग रह जाता है और वासु से चिल्लाता है कि बचाओ वासु वासु, लेकिन तभी जीनत अपना आखिरी दाव फेंकती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वासु तुम्हें बचाने आएंगे? एक्चुअली में पूरा प्लान वासु का था। उसने ही पता चल गया था कि उसका बाप एक नामर्द है, इसलिए उसने हम सबके साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि जैसे ही गोल्ड मिलेगा वैसे ही वो तुम्हें मार देगा। गोल्ड लेकर पूरे दुनिया का यानी वर्ल्ड टूर करेगा। ये सब बातें सुनने के बाद परमेश्वर खन्ना को सबसे बड़ा झटका लगता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है। ये बातें सुनकर परमेश्वर खन्ना का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और तब भी परमेश्वर खन्ना के पास मच्छर की आवाज गूंजने लगती है, इसलिए वो मशीन चालू कर देता है और धुएं से बेहोश हो जाता है। लेकिन परमेश्वर खन्ना इस बात को भूल चुका होता है कि वो मच्छर कोई रियल नहीं थे, बल्कि फोन के साउंड से आ रहे थे। लेकिन जीनत की कही हुई कहानी में वो इतना पागल हो चुका था कि उसे वो साउंड भी रियल मच्छर का लगने लगा था और वो बेहोश हो जाता है और उसकी सांसें थम जाती है। तब जीनत दरवाजा खोलकर उसे बाहर लाती है और उसे मरा हुआ देखकर खुश होने लगती है। लेकिन तभी वहां पर वासु आ जाता है और अपने पिता को इस हालत में देखकर जोर जोर से रोने लगता है। तब जीनत उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद पिताजी काफी ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए उनको हार्ट अटैक आया और वहां पर ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। वासु चाहता था कि उसके पिता कैसे भी हो, लेकिन वो उनसे काफी ज्यादा प्यार करता था। वो अपने पिता को CPR देने लगता है और पता नहीं कैसे उनके सांस वापिस आ जाती है और वो वासु को अपने सामने देकर उसके मुंह पर थूकते हैं और कहते हैं कि तू मेरा कभी बेटा हो नहीं सकता, और उनकी सांसें रुक जाती है और वो वहीं मर जाते हैं।